चलो स्टार्ट करते हैं. Now chromatin material will lie inside the nucleoplasm. Yeah. It will float in the nucleoplasm. Now chromatin material is actually the DNA and the proteins which are associated with DNA. But maybe you have studied the structure of chromosomes in ninth standard, ना ninth और 10th में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सीखा था. लाइक इट Yes. appears लाइक एक्स शेप में दिखता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह. याद है कुछ? Yes. Now this chromatin material is DNA actually, but we cannot see, or it is not visible under electron microscope because it is thread like. When this chromatin material or chromatin fiber get condensed, then only we can see it under the microscope. Now जो क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल, इसमें डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है? एक मिनट. The chromatin material is like this, thread like होता है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में फैला हुआ होता है. एंड जो आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सीखा है वो क्या सीखा है, कैसे देखा है कि इट इज इस तरीके से होता है, एक्स शेप में होता है. बराबर है ना? राइट. Yes. व्हेन दिस क्रोमैटिन मटेरियल इट गेट्स कंडेंस, कंडेंसेशन का मीनिंग पता है? हेलो, No, no. थोड़ा सा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से. ये जो थ्रेड होता है ये कंडेंस होता है. कंडेंस होता है यानी स्प्रिंग तो पता है ना आपको, स्प्रिंग देखी होगी. Yes. स्प्रिंग को जब हम प्रेशर देके हाँ, press. जब प्रेस करते हैं तो वो कंडेंस होती है, यानी उसका जो थिकनेस होता है वो बढ़ जाता है. बराबर Yes. है. सिमिलर कंडीशन होती है क्रोमैटिन फाइबर में. ये जब कंडेंस होगा तो ये ज्यादा थिक थिक होता जाता है एंड देन वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तब तक हम उसको देख नहीं पाते अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो. ठीक है. नाउ नॉर्मल सेल जो होती है, नॉर्मल सेल यानी द सेल विच इज नॉट इन डिवीजन, जो डिवीजन के फेज में नहीं है, ऐसी जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियर और जेनेटिक मटेरियल होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है. बाद Yes. में जब सेल डिवीजन के फेज में एंटर होती है एट दैट टाइम उसमें थिकनिंग होता है यानी कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन मटेरियल का. एंड देन वी कैन ऑब्जर्व द क्रोमोसोम्स विच वी कैन सी लाइक दिस. यानी ये दोनों सेम ही होते हैं लेकिन सिर्फ दिस इज द कंडेंस्ड क्रोमैटिन मटेरियल, ऐसे हम बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है. सो नॉर्मल नॉन डिविजिंग डिवाइडिंग जो सेल होती है उसमें क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है. जब डिवीजन के फेज में जाती है सेल तब हम उसको क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं. न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स which are nothing but DNA molecules which are associated with proteins. So यही सेंटेंस मैंने आपको अभी समझाया कि क्रोमैटिन मटेरियल इज नथिंग बट द डीएनए which is थ्रेड फॉर्म में होता है, इसीलिए हम उसको उस वक्त क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं. नाउ डीएनए, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड होते हैं. हमको पता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं लाइक अ लैडर. बट हेलिक्स के जैसे होता है, सर्कुलर इसमें होता है. ये हमने नॉर्मल जो हम डायग्राम देखते हैं वो देखा है. सो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये तो पता है आपको, राइट? Yes. नाउ ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे को अटैच होते हैं. ठीक है ना? सो ये अटैचमेंट के लिए कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं. सो ये जो प्रोटीन्स है उसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स विच आर एसोसिएटेड विद डीएनए. नाउ ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीएनए के जो बेसिस है उनको एक दूसरे को अटैच करने में हेल्प करते हैं.
whereas जो दूसरे प्रोटीन्स होते हैं, ना हमको पता है सी न्यू जो भी सेल है, सेल का जो वॉल्यूम होता है, मतलब सेल का शेप नहीं, सॉरी, जो वॉल्यूम है बहुत yes, छोटा सा होता है, राइट? उस सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। नाउ डीएनए में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होती है। डीएनए का लेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। नाउ इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर जो डीएनए इतना बड़ा पैक किया होता है, तो उसको फोल्ड, मतलब फोल्डिंग्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? yes, सो ये जो फोल्डिंग्स है, फोल्डिंग्स होने के लिए ये जो प्रोटीन्स है वो हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है कि प्रोटीन्स का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है उसमें, या उसका फंक्शनिंग क्या है? तो ये जो भी डीएनए, अगर हम उसको स्ट्रेट करते हैं तो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, मीटर्स में होती है, ठीक है ना? इतना छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल है, उसके अंदर ये मीटर्स में काउंट होने वाला जो डीएनए है उसको हमको पैक करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको फोल्ड्स देंगे। तो ये फोल्ड्स जो है, ये फोल्ड्स देने में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं ये प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है? In non-dividing cells, the chromosomes appear as thread-like network and cannot be identified individually. So जो नॉन डिवाइडिंग सेल होती है उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थ्रेड के फॉर्म में होते हैं, एंड उसको हम इंडिविजुअली नहीं देख पाते ना। इंडिविजुअली नहीं देख पाते इसका मतलब क्या है? हर एक स्पीशीज जो होती है उसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये पता है आपको? यानी अगर हम ह्यूमन सेल को स्टडी करते हैं तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ये हुआ है शायद आपको, मतलब हो चुका है ये सब। 46, 46, राइट? सो 46 क्रोमोसोम्स सिंगल ह्यूमन सेल में होते हैं। तो ये स्पीशीज वाइज ये जो नंबर होता है ये स्पेसिफिक होता है। यानी ह्यूमन में 46 है, और जो भी वेजिटेबल्स वगैरह अगर एग्जांपल लेते तो उसमें कम होगा, इस तरीके से। या हनी बीज okay, वगैरह होती है, उनमें जो होता है वो 6 या 8 समथिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। सो इस तरीके से जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है स्पीशीज वाइज। तो दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है कि हम उनको इंडिविजुअली देख नहीं पाते व्हेन द सेल इज इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज, ठीक है? जब वो डिवीजन के स्टेज में जाती है तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये कॉम्पैक्ट होता है। उस वक्त हम क्रोमोसोम्स देख पाते हैं कि वेदर दैट कितने, मतलब क्रोमोसोम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी हम सीख पाते हैं। सिमिलरली कितने क्रोमोसोम्स उस सेल में प्रेजेंट है वो भी हम काउंट कर पाते हैं। This network is called as chromatin material. The chromatin material contains DNA, histone and non-histone proteins and RNA. So chromatin material जो है इसमें होता क्या क्या है? तो DNA है, histone proteins, non-histone proteins and RNA. In some regions of chromatin, DNA is more and is genetically active. It is called as euchromatin. Now, for example, अगर मैं ये डीएनए का एक सिंगल थ्रेड यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है? yes, नाउ समटाइम्स क्या होता है, ये जो डीएनए है उसका थोड़ा सा जो पार्ट है वहां पर जो अमाउंट होता है बेसिस का वो ज्यादा होता है। दूसरा जो पार्ट होगा वहां पर कम होगा, अगेन नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें ज्यादा होगा। जहां पर मैं ये ब्लैक इंक से कर रही हूँ वहां पर ज्यादा डीएनए प्रेजेंट है। सो ऐसा जो थ्रेड होगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ जो एक्टिव डीएनए है वो प्रेजेंट है, देन हम उस क्रोमैटिन मटेरियल को यू क्रोमैटिन बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ज्यादा डीएनए है यहाँ पर, डीएनए है यानी नाइट्रोजन बेसिस हमको यहाँ पर डीएनए को कंसिडर करना है। तो इस सेगमेंट में अगर ज्यादा नाइट्रोजन बेसिस है, इसका मतलब यहाँ का जो डीएनए है वो ज्यादा जेनेटिकली एक्टिव है, ठीक है? सो जेनेटिकली एक्टिव डीएनए जो होता है उसको हम बोलते हैं यू क्रोमैटिन, यू यानी ट्रू, ठीक है? एंड देयर आर yes, सम रीजन्स इन दिस क्रोमैटिन फाइबर वेयर प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एंड डीएनए यानी नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो कम होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज जेनेटिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव यानी इनर्ट होता है।
and such thread is called as heterochromatin. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? yes, पक्का? yes, ये आपको 12th को भी लगता है, मतलब भूलना नहीं है. क्रोमाटिन जो थ्रेड है या क्रोमोसोम का जो भी सिंगल थ्रेड हम कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी डीएनए का, तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एंड प्रोटीन्स जो होते हैं वो वहां पर कंपैरेटिवली कम होते हैं. सो दैट पार्ट बिकम्स जेनेटिकली एक्टिव. अभी हम जेनेटिकली एक्टिव क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहां पर डीएनए का पार्ट ज्यादा है. दैट इज व्हाई दैट got it. पार्ट बिकम्स जेनेटिकली एक्टिव, एंड सच एक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज यूक्रोमाटिन. दूसरा पार्ट होता है जहां पर प्रोटीन्स जो होते हैं वो एज कंपेयर टू नाइट्रोजन बेसिस उसका अमाउंट ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई it becomes genetically inactive or inert. Such a chromatin fiber is called as heterochromatin. ठीक है, क्लियर है ये दोनों? Yes, When the cell prepares to divide, the chromosomes coil and get condensed. So जो मैंने बोला कि कंडेंसेशन यानी ये जो थ्रेड लाइक क्रोमाटिन फाइबर होता है वो कॉइलिंग होना शुरू कर देता है स्प्रिंग के जैसे. जैसे जैसे कॉइलिंग होगा उसी को हम बोलते हैं कि इट इज अंडरगोइंग कंडेंसेशन प्रोसेस. सो व्हेन द क्रोमाटिन फाइबर गेट कंडेंस्ड we can get a chromosome, or then it is converted into a chromosome, and at this stage we can study the chromosomes under microscope. अभी ये स्टेज कब आती है? तो सेल डिवीजन में जो सबसे पहली फेज, सेकेंड फेज जो होती है मेटाफेज, तो मेटाफेज में ये कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है. पहली फेज जो होती है वो होती है, कौन सी होती पता है? प्रोफेज. okay. प्रोफेज हाँ, फर्स्ट perfect. फेज होती है. तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है एंड इट गेट्स कंप्लीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मेटाफेज, एंड इन मेटाफेज वी कैन ऑब्जर्व डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो अगर एमसीक्यूज में आता है तो यही आता है कि क्रोमोसोम्स हम कब स्टडी कर पाते हैं, कब दिखते हैं, तो दैट इज मेटाफेज. When the cell prepares to divide, the chromosomes coil and get condensed. At metaphase stage, they become distinct and can be clearly identified. ये हमको जो भी लेसन है ना आगे का सेल डिवीजन का, यानी माइटोसिस मियोसिस स्टडी करना है, उसमें सब कुछ है इसका. Every species of living organisms have a specific number of chromosomes, like normal human cells have 46 chromosomes. 40 अभी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. हमको ये भी पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं. दैट इज व्हाई हम उसको एक्स के इसमें निकालते हैं, राइट ना? सो पेयर में Yes, होते हैं, तो वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड अ सिंगल ह्यूमन सेल. द न्यूक्लियस कंटेन्स एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन. नाउ यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, और इसका एक्सप्लेनेशन है कि सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो नाउ ये इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? तो जो भी हेरिडिटी होती है या जो भी वेरिएशंस होता है, यानी हेरिडिटी का मीनिंग क्या है कि कुछ ट्रेट्स जो या कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं. विच आर सिमिलर इन बोथ द जनरेशंस. वेरिएशंस यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पहली जनरेशन में नहीं थे, बट वी कैन फाइंड देम इन द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन. सो ये जो होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस. समझ में आ रहा है ना? सो ये हेरिडिटी या वेरिएशंस, ये सारे के सारे जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ये जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन सेल के अंदर पैक होती है उसमें. इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स. सो न्यूक्लियस में हमने देखा कि आरएनए फॉर्मेशन भी न्यूक्लियस में ही होता है. आरएनए फॉर्मेशन होगा राइबोसोम्स के जो दो डिस्टिंक्ट सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. इसका जो फॉर्मेशन होता है वो भी अगेन न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. ऑब्वियसली डीएनए फॉर्मेशन या डीएनए रेप्लिकेशन हम जिसको बोलते हैं, सो डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन या फॉर्मेशन, सिंथेसिस जिसको बोल सकते हैं, एंड
फॉर्मेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, ये जो इम्पोर्टेंट काम है सारे के सारे होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस. इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. एज nucleus is the site of formation of ribosomes play an important role in protein synthesis. So that is why it plays indirectly it plays the important role in protein synthesis. Chromosome number being constant for a species, it is important in polygenetic studies. So अभी जो हमने देखा कि जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन कुछ जेनेटिक कंडीशंस में क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है. जेनेटिक डिसीजेस हम जिसको बोलते हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी कभी, या कभी कभी कम भी हो जाते हैं. तो ये जो भी स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनेटिक स्टडीज. सो इसके स्टडी के लिए हमको सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस वही स्टडी करना पड़ता है. दैट इज व्हाई अगेन इट इज इम्पोर्टेंट. एंड इन दिस वे न्यूक्लियस इज द मास्टर सेल ऑर्गेनेल, या हम उसको बोलते हैं कि इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल. यहाँ तक क्लियर है? नाउ साइटोस्केलेटन शायद हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीखा था उसमें सिर्फ ये वर्ड आया था साइटोस्केलेटन की. यहाँ पर कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे गिव विच हेल्प इन गिविंग द स्पेसिफिक shape or for it helps in maintaining the shape of the cell. That is the cytoskeleton. Cytoskeleton cyto यानी it lies inside the cytoplasm. That is why it is cytoskeleton. जैसे हमारे बॉडी में जो हमारा बोनी स्केलेटन है वो एक स्पेसिफिक शेप देता है ह्यूमन बॉडी को, वही काम साइटोस्केलेटन करता है with respect to cell structure. With advancement in light and electron microscopy, scientists revealed the presence of network of fibrils throughout the cytoplasm. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही ये सारी चीजें हम देख सकते हैं. नाउ द साइटोस्केलेटन यानी it is a network of minute fiber like structures which is spread throughout the cytoplasm. This is called as cytoskeleton. नाउ साइटोस्केलेटन जो होता है वो किन चीजों से बनता है, यानी ये जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है वो 3 डिफरेंट टाइप की होती है. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स, these are made up of protein which is called as tubulin. That is why microtubules हम उसको बोलते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं these are made up of a protein which is called as actin. That is why मतलब जो ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं उसका जो प्रोटीन होता है वो डिफरेंट होता है. दैट इज इसका नेमिंग अलग किया है हमने. माइक्रोट्यूब्यूल्स these are made up of tubulin. माइक्रोफिलामेंट्स these are made up of actin. एंड जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं उससे बने हुए होते हैं. यानी तीनों स्ट्रक्चर्स जो है यानी 3 डिफरेंट ट्यूब्यूल्स जो होती है उन तीनों में जो प्रोटीन्स है वो डिफरेंट काइंड के प्रेजेंट है. दैट इज व्हाई ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ पर मेंशन किए. आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Cytoskeleton helps in maintenance of the shape of the cell, contraction of the cells, mobility of cell organelles, change in the shape of the cells and cell division. So cell division में कैसे help करता है ये जब हम cell division का लेसन देखेंगे उस वक्त समझ में आएगा. So basically सबसे important काम है कि maintenance of the shape of the cell, ये important काम होता है. उसके बाद अभी contraction, जब सेल को कॉन्ट्रैक्ट कब होना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है ना, ये सेल डिवीजन जब होनी होती है सेल इलोंगेट होती है, यानी कुछ तो पार्ट होगा सेल का जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, या जब फरो फॉर्मेशन होता है उस वक्त वहां पर कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं. सी दिस इज अ नॉर्मल सेल फॉर एग्जांपल. ठीक है, जब ये सेल डिवीजन में जाती है तो सेल इलोंगेट होती है क्योंकि सेल के अंदर का मटेरियल जो होता है वो डबल हो चुका होता है, वो इलोंगेट होगी ज्यादा, शेप चेंज हो गया यहाँ पर. ठीक है, जब सेल न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है लेकिन अभी जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना बाकी होता है, तब
फरो फॉर्मेशन होता है। फरो फॉर्मेशन क्या है, तो इस तरीके से ये जो डीपनिंग है ना, उस तरीके से डीपनिंग फॉर्म होने लगता है। yes, एंड ये अंदर अंदर डीप डीप जाता है, इस तरीके से पूरे दो सेल्स अलग अलग हमको मिलते हैं जिनमें अलग अलग न्यूक्लियस है। सो दिस इज कॉल्ड एज फरो फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, वहां का जो विड्थ होता है सेल का वो धीरे 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 कम yes, होता जाता है, देन द सेल सेपरेट, मतलब सिंगल सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है वहां पर। या सेल बोलने से अच्छा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी दीज आर, और इन सारी मैकेनिज्म्स में हेल्प जो होती है दैट इज डन बाय द साइटोस्केलेटन। समझ में आ गया? yes, ma'am. Now next जो organelles है that is cilia and flagella. Now cilia and flagella these are meant for locomotion. अभी ये होते कहाँ पर प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन जो होगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा उसके आउटसाइड जो, यानी उसी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उससे जो आउटग्रोथ होती है दैट इज कॉल्ड एज सीलिया और फ्लैजेला। दे आर द फाइन हेयर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? सी फॉर एग्जाम्पल, अगर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसकी आउटग्रोथ होती है, यानी साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही थोड़ा सा आउटग्रोथ करता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है इस तरीके से, एंड अगेन यहाँ पर ऐसे कंटिन्यू करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ठीक है, सो दिस इज द आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ सेल के अंदर यहाँ पर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। यही प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर भी कंटिन्यू होता है। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन और प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। समझ में आ रहा है ना पक्का? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। फिर से बोलो। ओके, आउटग्रोथ कैसे होता है ये तो समझ में आ गया। सी अगर yes, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, एनिमल yes, सी प्लांट सेल्स में हमको सीलिया फ्लैजेला देखने को नहीं मिलते हैं, एनिमल सेल्स में मोस्टली मिलते हैं, एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसी में ज्यादा होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है। नाउ ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन होगा आपका सेल का, वो आउटसाइड में हेयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, नाउ yes, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। करेक्ट है? yes, नाउ ये प्रोटोप्लाज्म जो यहाँ पर प्रेजेंट है वही प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर भी कंटिन्यू करता है इस स्पेस में। दैट इज व्हाई ये जो आउटग्रोथ्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स। क्लियर है? yes, सो दीज आर हेयर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि यहाँ पर भी मेम्ब्रेन आता है ना, so that is why we yes, call it as membrane bound protoplasmic outgrowths which occur at the free surface of the cell. So outside surface जो होगा वहां पर होगा, they generate a current in fluid medium for passage of material and locomotion. So basically स्विमिंग अगर किया होगा तो पता है ना कि स्विमिंग करते समय कॉन्स्टेंटली हमको जो लेग्स एंड हैंड्स स्पेसिफिक yes, मूवमेंट करनी पड़ती है आगे आगे जाने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ जो भी आपके लिम्स होंगे उसके वजह से वाटर करंट में मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलती है हमको, जिस डायरेक्शन में हमको जाना होता है। समझ में आ रहा है? सिमिलर काम yes, होता है सीलिया एंड फ्लैजेला का। दे इस इनमें जो भी मूवमेंट होती है दे क्रिएट द वाटर करंट एंड दीज वाटर करंट्स हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है? yes, So they generate currents in the fluid medium for passage of material and locomotion. Now cilia and flagella में थोड़ा सा different है, structural difference है, वो क्या है हमको देखना है। Cilia are small in size and many in number. Cilia act as oars causing movement of the cell.
और का मीनिंग पता होगा ना? बोट, जो हाथ से जिसका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, बोट। हम डायरेक्शन देते हैं ना, अगर हमको चेंज यस करना है, यस। बोटिंग कर रहे हैं हम लोग एंड उसका डायरेक्शन अगर चेंज करना है, तो पीछे की साइड में एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको घुमाने के बाद बोट जो भी होगी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या जो फिश होता है ना, उसका फिन जो है, यस कॉर्डल पिन। फिन, वो जैसे डायरेक्शन देता है, उसी तरीके से जो सीलिया है, सीलिया भी उसी तरीके से काम करते हैं, और की तरीके से, यानी दे प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेम। और का मीनिंग ये होता है कि जिससे हमको डायरेक्शन मिलती है मूवमेंट को। ठीक है, सो दे एक्ट लाइक दैट। नाउ सीलिया एंड फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है? तो सीलिया जो होता है ना, उसका जो लेंथ होता है वो कम होता है, नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है। वेराज फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला का जो लेंथ होगा वो बहुत बड़ा होता है एंड नंबर जो होता है वो सीलिया से बहुत कम होता है। ठीक है, सो फ्लैजेला आर लॉन्गर एंड फ्यू इन नंबर। Flagella present in prokaryotic bacteria are structurally different from that of the eukaryotic flagella. यानी flagella, cilia तो similar होगा, लेकिन जो flagella है उसका structure prokaryotic cell में and eukaryotic cell में थोड़ा सा different होता है. Cilium or flagellum consists of a basal body, basal plate and shaft. सीलियम फ्लैजेलम, ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है, सीलिया मेनी, सीलियम सिंगल, फ्लैजेलम सिंगल, फ्लैजेला मेनी, इस तरीके से। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजेलम, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है होता है बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। अभी एक मिनट, इसको बताती हूँ आपको एक बार ये क्या होता है। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो सीलियाज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, अभी ये सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, यस करेक्ट है, मैंने यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन निकाला है। नाउ सेल मेम्ब्रेन से ऊपर यहाँ पर हमको सीलिया या फ्लैजेला जो भी होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, नाउ ये जो है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स है यहाँ पर? बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। बेसल बॉडी अभी इसके नाम में आएगा, बेस में होगा बेसल बॉडी, यानी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो थिकनेस है ना यहाँ पर इसका, यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ऊपर बेसल प्लेट होती है एंड बेसल प्लेट से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं शाफ्ट। सो बेसल बॉडी एंड बेसल प्लेट जो होता है वो यहाँ पर लाई करता है, जो जंक्शन है सीलिया या फ्लैजेला एंड सेल मेम्ब्रेन का जो जंक्शन होता है, यानी ये जो पार्ट होगा यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स होंगे एंड उसके ऊपर जो हमको सिर्फ दिखाई देता है दैट इज शाफ्ट। क्लियर है यहाँ तक? Basal body is placed in the outer part of the cytoplasm. So अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर शाफ्ट आएगा। सो बेसल बॉडी जो होती है वो जहाँ पर साइटोप्लाज्म का एंड होगा एंड सेल मेम्ब्रेन जहाँ से स्टार्ट होगा वहां पर बेसल बॉडी होगी, उसके बाद आएगा बेसल प्लेट एंड बेसल प्लेट के बाद आएगा शाफ्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल्स। सो बेसल बॉडी जो होती है वो, बेसल बॉडी आती कहाँ से है? तो सेंट्रियोल, हमको आगे जाके देखना है सेंट्रियोल्स क्या है। तो सेंट्रियोल नाम का जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल से बेसल बॉडीज ओरिजिनेट होती है। इट हैज 9, अभी आपको उसका स्ट्रक्चर सीखना है। बेसिल, सॉरी, ये जो फ्लैजेला या सीलिया है उसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, उसका कट लेते हैं, तो हमको अंदर इनर वाला स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा वो यहाँ पर सीखना है। तो बेसिल बॉडी इज प्लेस्ड इन द आउटर पार्ट, वो तो हमने देखा ना। बेसल बॉडीज जो होती है वो अराइज होती है सेंट्रियोल से। इट हैज 9 पेरिफेरल रिप्लेट ऑफ फाइब्रिल्स। ये जो है ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हो गए 9? Yes. ठीक है. नाउ दे हैव 9 triplets of fibrils. So इस तरीके से होता है. Shaft is exposed part of the cilia and flagella. जैसे मैंने पहले दिखाया डायग्राम में आपको कि शाफ्ट यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम शाफ्ट बोलते हैं. अभी यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन से सर्कल निकाला है ना, that will represent the outer lining of the shaft, जिसको हम शीथ बोलेंगे. समझ में आ रहा है? Yes. Shaft is exposed part of the ciliar flagella. It consists of two parts, sheath and axoneme. So ये जो होगा सर्कल जो भी है ब्लू कलर का, दैट इज शीथ. एंड जो अंदर का जो पार्ट है जिसमें ये ट्यूब्यूल्स लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोनीम. क्लियर है? Yes. सो शीथ क्या हो गया? शीथ इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सीलियम और फ्लैजेलम. सो शीथ जो होता है इट कवर्स द एक्सोनिम, यानी ये इनर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना उनको कवर करने का काम जो होता है वो ये शीथ करता है. पक्का समझ में आ रहा है? Yes. सी यहाँ पर जो ये ट्यूब्यूल्स है ना, ये मतलब 9 सेट है. ठीक है, यहाँ पर हमको दिखाई दो दे रहे हैं Yes. लेकिन ये 3-3 होते हैं. एंड सेंटर में दो अलग अलग होते हैं. यहाँ पर जो एक 1 मिनट है, यहाँ पर जो है ना ये एक पंच जो है यहाँ पर 3 Yes. 3 का होता है, उसको मिला के हम एक बोल रहे हैं. समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये ऐसे Yes. 9 है यहाँ पर. ठीक है. एंड सेंटर Yes. में जो है ना ये दो अलग अलग है. यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे से अटैच है लेकिन ये एक दूसरे से सेपरेट है. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज, ये दोनों अलग अलग है. आउटर जो होता है ना उसमें 9 होते हैं, इन साइड में 2 होते हैं. तो ये जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट. सो एवरी जो भी सीलिया या फ्लैजेला जो भी होगा उसमें यही पैटर्न होता है. 9 बाहर के तरफ होते हैं, 2 अंदर के तरफ. दैट इज वाई 9+2. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. ठीक है. Core is called as axoneme, which possesses 11 fibrils running parallel to the long axis. It shows 9 peripheral doublets and 2 single central fibrils, that is 9+2 arrangement. The central tubules are enclosed by the central sheath. Now ये जो core है उसको हम बोलेंगे axoneme. बाहर जो होते हैं वो 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं, अंदर जो होते हैं वो 2 होते हैं. सो दैट इज वाई इट इज 9+2 अरेंजमेंट. एंड दे लाई पैरेलल टू ईच अदर. अगेन ये जो है ना ये सेंट्रल सी, इसको जैसे यहाँ पर शीथ है पूरा सीलिया या Yes. फ्लैजेला का आउटर कवरिंग जो है शीथ, उसी तरीके से ये जो सेंट्रल होते हैं ना 2 ट्यूब्यूल्स उसको अलग से शीथ होता है जिसको हम सेंट्रल शीथ भी बोलते हैं. समझ में आ रहा है ना? Yes. So this is the outer sheath which is called as sheath of the axoneme or outer lining of the cilia or flagella. And यहाँ पर inner sheath होता है, it is called as the central sheath. This sheath is connected to the one of the tubules of peripheral tubules by the radial spoke. So ये जो है इनको हम बोलते हैं peripheral tubules. These are the central tubules. These are the अभी पेरीफेरी का मीनिंग तो हमको पता है, हमने मैथ्स में सीखा है पेरीफेरी का मीनिंग क्या होता है. जो आउटर लाइनिंग पे जो भी लाइन करेंगे उनको हम बोलेंगे पेरीफेरल. तो these are the peripheral tubules. These are the central tubules. Now ये जो peripheral tubules होते हैं ये central sheath जो होगा उससे कनेक्टेड होते हैं. जैसे आपके साइकिल के स्पोक्स होते हैं ना Yes. व्हील के, उसी तरीके से ये दिखाई देता है. इसमें ये जो 2 है उसमें से कोई भी एक जो ट्यूब्यूल होगा उससे ये स्पोक लाइक स्ट्रक्चर निकल के ये जो सेंट्रल शीथ है वहां पर अटैच हो जाएगा. इस तरीके से ये 9 फाइबर लाइक जो प्रोजेक्शंस होंगे वो हमको दिखाई दे, जिसका लिटरल मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर वो जो आपके साइकिल का व्हील दिखाई देता है उसी तरीके से उसका अरेंजमेंट दिखाई देता है.
The central tubule are connected to each other by the bridges. अभी ये जो दो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये एक दूसरे से यहाँ पर ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा. सो इस तरीके yes, से ब्रिज से वो एक दूसरे से अटैच होते हैं. सिमिलरली ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल से स्पोक लाइक प्रोजेक्शन से अटैच होते हैं. ठीक है. So the peripheral doublets are connected to each other through the linkers or interdoublet ब्रिज. अभी ये डबल यहाँ पर जो ब्रिज है ये डबल दिख रहा होगा, दो ब्रिजेस दिख रहे होंगे, दैट इज वाई इंटर डबलेट बोला है. डबल यानी दो. ठीक है ना, समझ में आ रहा है. yes, इतना ज्यादा आपको मैं इसके वीडियोस जो है ना न्यूक्लियस एंड इसका ये भेजूंगी तो 3D में आपको अच्छे से समझ में आएगा. वो नाउ द नेक्स्ट और जो ऑर्गेनेल्स है दैट इज सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स. नाउ ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं या सेंट्रोजोम्स होते हैं, 1 minute. हाँ. So the next organelles are the centrioles and centrosomes. Now centrioles these are absent in plant cells. मतलब centriole centrosomes जो होते हैं वो absent होते हैं plant cells में. These are present only in animal cells. मेरा आवाज आ रहा है clear? yes, ma'am. ठीक है. So these are only present in animal cells. ये ध्यान में रखना है हमेशा. Centrosome is usually found near the nucleus of an animal cell. एक मिनट. हाँ, तो यहाँ पर एनिमल सेल पेज नंबर बता सकते हैं मुझे? सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर दो. हेलो. ये yes, जो दो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एक्चुअली ये सिलेंडर टाइप ही होता है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. सो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल्स का. सेंट्रियोल्स ओनली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है. बेसिकली इसका काम क्या होता है, जब हम सेल डिवीजन का लेसन स्टडी करेंगे तो वहां पर सेल डिवीजन के लिए जो फाइबर फॉर्मेशन का काम होता है जिससे क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं एक दूसरे से, वो फॉर्मेशन जो है या फाइबर फॉर्मेशन का काम जो होता है वो सेंट्रियोल्स का होता है. अभी ये सेंट्रियोल एक दूसरे को जब परपेंडिकुलर होते हैं तब हम उसको सेंट्रियोल बोलते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे तो अपोजिट पोल पर लाई करते हैं, देन हम उसको एक एक जो सिंगल है उसको सेंट्रोजोम बोलेंगे. दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? एक्चुअली एक ही है, yes, लेकिन जब वो परपेंडिकुलर होते हैं एट दैट टाइम हम उसको सेंट्रियोल बोलते हैं. हमेशा वो उसी तरीके से होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन के फेज में जाती है, मेटाफेज प्रोफेज मेटाफेज जब शुरू हो जाता है तब क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल है ये डिवाइड होता है एंड एक एक सेंट्रोजोम फॉर्म होता है. एंड ये जो सेंट्रोजोम है ये अपोजिट पोल में मतलब एक इधर जाएगा दूसरा इस तरीके से यहाँ पर आएगा, अपोजिट साइड्स में मूव करने लगते हैं, देन वी कॉल देम एज सेंट्रोजोम्स. एंड ये जो सेंट्रोजोम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फाइबर फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. माइटोसिस मियोसिस जब होता है उस वक्त वो हेल्प करते हैं, वही उनका मेन काम होता है. Centrosome is usually found near the nucleus of the animal cell. It contains a pair of cylindrical structures which are called as centrioles. The cylinders are perpendicular to each other and surrounded by the amorphous substance and पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. एमोर्फस पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि सराउंड करता है ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनको. ईच सिलेंडर ऑफ सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट. अभी यहाँ पर आपको सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बताया है कि अगर हम सिंगल सिंगल सेंट्रियोल को कंसिडर करते हैं तो उसका इनर स्ट्रक्चर कैसे होगा. तो इस तरीके से तीन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं
अगेन जैसे हमने फ्लैजेला या सीलिया का देखा कि व्हील के जैसे अपीयरेंस आता है, सिमिलर अपीयरेंस यहाँ पर भी उसी तरीके से आता है. सो ईच सिलेंडर ऑफ द सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो तीन तीन है, एक एक इसमें ट्रिपलेट इसीलिए बोला है, एंड ये टोटल जो होंगे वो 9 होंगे. बस यहाँ पर सेंट्रल जो होता है ना, दो, जैसे हमने फ्लैजेला में या सीलिया में देखा yes, था उस तरीके से नहीं होता है. ओनली पेरीफेरली ये ट्यूब्यूल्स, जो ट्रिपलेट ट्यूब्यूल्स जो है वो सिर्फ पेरीफेरी में ही अरेंज किए जाते हैं. ईच मतलब एंड ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब हम माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं तो दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन. दैट इज व्हाई ट्यूब्यूल्स बोला जाता है. सो दीज ट्रिपलेट microtubules are made up of tubulin. Evenly spaced triplets are connected to each other by means of non-tubulin proteins. So see, यहाँ पर एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूलिन है, यहाँ पर एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ऐसे है. नाउ ये जो ट्रिपलेट है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं नॉन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से. यानी ये जो ट्यूब्यूल्स है ये हमको पता है कि ट्यूब्यूलिन नाम का जो प्रोटीन है उससे बने हुए हैं, लेकिन इन दोनों का जो कनेक्शन होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? yes, यहाँ पर जो कनेक्शन है ना ये वाला दोनों के बीच में, दिस इज अगेन मेड अप ऑफ अ प्रोटीन बट विच इज नॉट ट्यूब्यूलिन. अदर देन ट्यूब्यूलिन जो होगा उससे ये कनेक्शन बना हुआ होता है. समझ में आ रहा है? okay, yes, At the proximal end of centriole, there is a set of tubules called as hub. The peripheral triplets are connected. ये जो है ना, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वो डायग्राम में यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है. द proximal end of centriole there is a set of tubules which are called as hub. The peripheral triplets are connected to hub by the means of radial spokes. So अंदर का जो पार्ट है यहाँ पर हब होगा, एंड ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है ये इस तरीके से उसको अटैच होते हैं. okay, सो रेडियल स्पोक जैसे वो दिखाई देगा हमको. ड्यू टू दिस proximal end of the centriole it looks like a cartwheel. तो ये cartwheel के तरीके से हमको दिखाई देगा. The centrioles help in assembly of spindle apparatus. जो मैंने बोला था फाइबर्स जो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उसी को हम स्पिंडल apparatus भी बोलते हैं. सो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. It forms basal body, जैसे हमने अभी देखा. It helps in the formation of basal bodies of cilia and flagella. ठीक है. सो यहाँ पर जो है ये लेसन खत्म हो रहा है हमारा. कोई डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है इस लेसन में, मतलब एनीथिंग जो समझ में नहीं आया लेकिन आया फिर बाद में फिर से वोलेटाइल हो गया, ऐसे कुछ है री एक्सप्लेन करने के लिए? हाँ, no, ma'am. ओके, ठीक है.